सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना के धनरुआ से, जहां पर हाईवा चालक ने कार चालक को कुचल दिया है। जी हां, पटना के धनरुआ से ये बड़ी खबर। हाईवा चालक ने कार चालक को कुचला है। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर के बाद दोनों में विवाद हुआ था। विवाद के बाद हाईवा चालक ने कार चालक को कुचल दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले हाईवा चालक फरार हो चुका है। तो पटना के धनरुआ से ये बड़ी खबर, और पुलिस के पहुंचने से पहले हाईवा चालक फरार बताया जा रहा है। सहयोगी संजय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, एक के बाद एक वारदातें, वो भी राजधानी पटना में, क्या अब भी पुलिस के पास कोई जवाब है? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक मामूली विवाद के बाद, नोकझोंक के बाद जो विवाद शुरू हुआ, उसकी परिणति हत्या में होती है। और लगता है सब लोगों ने संयम खो दिया है, पेशेंस खो दिया है। धृष्टता देखिए हाईवा चालक की। मामूली विवाद के बाद उसने जो कार चालक है उस पर हाईवा ही चढ़ा दिया और उसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, पर भारी संख्या में लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। पुलिस ने किसी तरीके से हालात को नियंत्रण में किया, लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद लोग अपना संयम क्या हाईवा चालक को लेकर कोई जानकारी सामने है? क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी तरह की कोशिश शुरू हुई है? उसकी पहचान कर ली गई है और पुलिस का दावा है कि उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। मोतिहारी में बाइक चोरी का आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल शहर में बाइक चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और लोग इससे बेहद परेशान हैं। सोमवार को जैसे ही बाइक चोर चोरी कर यहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पहले जमकर पिटाई की गई और इसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। चिरैयाटांड़ लूट मर्डर कांड का खुलासा कर लिया गया है। पटना के चिरैयाटांड़ लूट मर्डर कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी इस वक्त ये सामने आती हुई, 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर इसकी साजिश रची थी। लूटे गए रुपए और आरोपियों के पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी बिना पुलिस कोड के ऑटो को चला रहे थे, जिसके आधार पर चारों की पहचान की जा चुकी है। 2 शख्स अब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे घटना में फिर ये माना जाए कि इस तरीके का रैकेट जो है वो काम करता है, देर रात पहुंचने वाले यात्रियों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर विवाद इस बात का खुलासा हो गया है कि राजधानी पटना में तकरीबन 25 से 30 हजार ऑटो चलते हैं और इन ऑटो को चलाने वाले लोग कोई मामूली ड्राइवर नहीं बल्कि अपराधी हैं। ये 4 लोग पकड़े गए, ये सभी ऑटो ड्राइवर हैं जो पटना जंक्शन से ऑटो का परिचालन करते हैं और इनका प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड भी रहा है। जो जिस ऑटो में ये घटना हुई है उसका जो ड्राइवर है जीसू, वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। तो निश्चित तौर पर एक पुलिसिया लापरवाही भी है, क्योंकि पुलिस ने क्राइम कंट्रोल एस्पेक्ट से ही सभी ऑटो पर पुलिस कोड डालने की परंपरा शुरू की थी। लेकिन हाल के वर्षों में देखें तो पुलिस भी लापरवाह बन गई। उसने कभी भी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया ताकि जो ऑटो है उनमें पुलिस कोड है या नहीं इस बात की जानकारी ली जा सके, और इसी का फायदा उठाया अपराधियों ने और इसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। एक परिवार जो पटना से अपनी सालगिरह मनाने जा रहा था, जो शाइस्ता परवीन थी, उनकी शादी की पहली सालगिरह थी और वो डेहरी हाउस जा रही थी। नाहक बेचारी की जान चली गई और कहीं न कहीं पुलिसिया लापरवाही आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती दिख रही है। जी संजय, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 अब भी फरार हैं। उन्हें लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर 2 लोग पकड़े गए हैं। तो पुलिस का दावा है कि जो बाकी के 2 लोग हैं उनकी भी पहचान हो गई है। ये भी पटना जंक्शन से ही ऑटो का परिचालन करते हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित हो जाएगी। जो क्लू मिले हैं उसके आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। वैशाली के बिदुपुर में अपराधियों ने एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय डॉक्टरों ने तीनों घायलों को पीएमसीएच रेफर कर दिया है। परिजनों ने यह बताया कि बाइक पर सवार 3 अपराधी अचानक दुकान पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
2-3 स्टाफ एक कस्टमर को भी लगा। बगल में पुलिस स्टेशन है, थाना का चेकिंग होता है हनुमान जी के मंदिर के पास, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। आदमी से आया था, 2 आदमी अंदर घुसा और अंदर गोली चला के गया। कोई पैसा लूट के? पैसा लूटने के फिराकी से नहीं आया था, मर्डर करने के फिराकी से आया था। कितने लोग थे? अभी कुछ अफरा तफरी की स्थिति देखते हैं, अभी कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। कितने लोगों को लगी है गोली सर? 3 आदमी। क्या स्थिति है सबकी? 2 आदमी गंभीर हैं, उनको पटना PMC रेफर किया गया है। एक जो उनका स्टाफ है, दुकानदार का स्टाफ है, उनके उंगली में लगा, वो यहीं पर। खबर सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से, जहां के बालपार गांव में भीषण आग लगी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगजनी में करीब 6 झोपड़ियां जलकर खाक हुई हैं। आगजनी की वजह से एक शख्स झुलस गया, जिसका इलाज के दौरान इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 6 पशु झुलसने की वजह से इनकी भी मौत हुई है और काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। कोरोना ने यूं तो पूरी दुनिया में बुरा असर डाला है, लेकिन शैक्षणिक संस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर छोटे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। गया में कई ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से हमेशा के लिए बंद हो गए। आलम यह है कि इन खाली भवनों में कहीं दुकानें चलने लगी हैं तो कहीं विवाह भवन। एक साथ सड़क में ऊपर लाना है, एक साथ नीचे लाना है। स्कूल में कतार में खड़े छोटे छोटे बच्चे, आगे देखिए, आगे देखो सब, सभी बच्चे आगे देखिए। और सांस्कृतिक समारोह में डांस करती बच्चियां। ये तस्वीरें कोरोना काल से पहले की हैं, जब सब कुछ सामान्य था। स्कूलें चालू थीं और बच्चे हर रोज विद्या के मंदिर में शिक्षा हासिल करने पहुंचते थे। लेकिन अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, उजड़े हुए बेंच और डेस्क छत पर यूं ही खुले में पड़े हैं। ये गया के संत फ्रांसिस अकादमी का हाल है, जो आर्थिक तंगी के चलते बंद हो गया है। अब यहाँ दुकान खुल गई है, तो वहीं एक और स्कूल है लिटिल फ्लावर, जो आर्थिक संकट के चलते भी बंद है। शहर के कई स्कूलों की इमारत में अब दुकानें और विवाह भवन चलाए जा रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग जो है मकान का किराया दे नहीं पाए हैं, और मकान मालिक का हमेशा रहा है कि भाई किराया दीजिए। कुछ समय तक तो हम लोग किराया देते रहे किसी तरह से, लेकिन अब समस्या ऐसी है कि हम किराया दे नहीं सकते हैं। बच्चे हैं नहीं और बच्चे आ भी नहीं रहे हैं और आने का कोई चांस लगता नहीं है। ये लंबा काल जो आ गया है, जिस कारण से हमें मकान मालिक का मकान खाली करना पड़ा। स्कूल संचालकों की पीड़ा ये है कि सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई क्षेत्रों के लिए कदम उठाए, लेकिन निजी स्कूलों के संचालन की चिंता नहीं की गई। आज जहां शिक्षक परेशान हैं, तो वहीं बच्चों के क्लासेस बंद हो जाने से अभिभावक भी चिंतित हैं। इस निजी विद्यालयों के प्रति सरकार का नजरिया भी बिल्कुल नगण्य रहा, सुन रहा, निगेटिव रहा। वो सरकार शुल्क फीस नहीं लेने के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन निजी विद्यालयों के शिक्षक में कार्यरत शिक्षकों या विद्यालय संचालकों के सहयोग के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया। और ये बड़ी भयावह स्थिति है। ऐसे में तो बच्चों का भविष्य के साथ साथ शिक्षकों का भी भविष्य, जो कि नेशनल बिल्डर माने जाते हैं शिक्षक, उनका आज बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार सरकार को करनी चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए कोई त्वरित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कई तरह की ढील दी है और बसों से लेकर ट्रेन और सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन स्कूलों के खुलने को लेकर शिक्षक, छात्र और संचालक आशान्वित हैं, ताकि बाकी बचे हुए स्कूलों में तालेबंदी ना हो। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। पटना से दीघा से लेकर एम्स तक एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के साथ ही विकास का नया रास्ता खुल गया है। 12.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड से पटना को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उत्तर बिहार से राजधानी आने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। लंबे इंतजार के बाद एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने उद्घाटन कर दिया। इसी के साथ ही न सिर्फ पटना वालों को, बल्कि एम्स जाने और दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के लिए जाने वालों को भी जाम से निजात मिल गई।
ये राहत कितनी बड़ी है, इसकी बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे दो संवाददाता साकेत कुमार और रविश नारायण एक साथ एम्स के छोर से सफर की शुरुआत करेंगे। साकेत जहां एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए दीघा के लिए निकलेंगे, तो रवि पुल के नीचे से पुराने रास्ते के जरिए। मैं पुराना रोड जो पहले चल के जाता था नीचे से, उधर से गुजरूंगा, जबकि हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर साकेत जो है वो नए एलिवेटेड रोड से जाएंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच कितने का समय अंतर रहता है। लोगों को कितनी राहत है, न्यूज़ 18 ये दिखाना चाहता है कि आखिर जो लोगों को समय लगता था उसमें कितनी बचत हो रही है। तो वही अभी हम अपने दर्शकों को दिखाने भी जा रहे हैं। एक साथ दोनों गाड़ी निकलेगी यहाँ से, और कौन सी गाड़ी कितने बजे और कितनी देर में पहुँचती है, ये हम अपने दर्शकों को अभी दिखाएंगे। समय दोपहर के 1:32। गाड़ी देख लीजिए, 1 यहाँ पे 32 हुए हैं और 1:32 पर हम लोग दोनों गाड़ियां एक साथ निकलेंगी यहाँ से। एम्स के छोर से दीघा के लिए करीब 12.5 किलोमीटर की दूरी के लिए साकेत और रविश नारायण सफर पर निकल चुके हैं। संवाददाता साकेत की गाड़ी जहां एलिवेटेड रोड से फर्राटे भर रही है, तो संवाददाता रविश नारायण की गाड़ी पुराने रास्ते से सुस्त रफ्तार से जा रही है। समय दोपहर के 1:37। 1:32 पर हम जो एम्स के तरफ से ये एलिवेटेड रोड शुरू होता है वहां से चले थे, और अभी देखिए 1:37 हो रहे हैं और हम लगभग अब पहुंचने वाले हैं। सफर शुरू हुए लगभग 5 मिनट बीत चुके हैं। साकेत जहां एलिवेटेड कॉरिडोर से दीघा तक पहुंचने के करीब है, वहीं रविश नारायण की गाड़ी रेंगती हुई आधी दूरी भी नहीं पूरी कर पाई है। समय दोपहर के 1:40। हम एलिवेटेड सड़क के दूसरे छोर पर यानी दीघा पहुंच गए हैं, और वहां पर 1:32 में हमने सफर शुरू किया था, और यहां पर 1:40 में यानी 8 मिनट का समय लगा है। आप देखिए घड़ी में मेरे 1:40 में यहां पर पहुंच चुका हूं मैं। महज 8 मिनट में साकेत एलिवेटेड रोड के जरिए एम्स से दीघा तक का सफर पूरा कर चुके हैं। देखते हैं पुराने रास्ते से दीघा आ रहे रविश नारायण कहां हैं। समय दोपहर के 1:42। अभी लगभग 10 मिनट का समय हम लोगों ने सफ़र तय किया है, और आपको जो बता दूं कि ये 1:42 हो गए हैं, और 10 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग अभी पहुंच रहे हैं बेली रोड, जहां से क्रॉस करते हैं। रवि को अंदाजा भी नहीं है कि साकेत दीघा के छोर पर पहुंच चुके हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। मुझे एलिवेटेड सड़क से दीघा तक पहुंचे हुए 20 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन अब तक हमारे सहयोगी रवि जो नीचे के रास्ते से, जो पुराना रास्ता है उस होकर यहाँ पर आ रहे थे, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। साकेत जहां 8 मिनट में दीघा पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं रवि अभी भी रास्ते में है और जाम में फंसकर रवि की गाड़ी अब रेंग रही है। समय दोपहर के 1:55। अभी एम्स से निकले हम लोगों के लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 1:55 हुए हैं, लगभग 25 मिनट यहाँ पे हुए हैं, और अभी तक हम लोग जो रास्ते हैं वो रास्ते में ही है। आपको बता दें कि यहाँ पे लंबी जाम अमूमन जो लगती है वो जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जेपी सेतु पुल जो है वो आने को है, जहाँ पे एलिवेटेड जो नई सड़क जो बनी है वो और ये पुरानी सड़क दोनों मिलती है। समय दोपहर के 2:08। साकेत की दीघा के छोर पर पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद रविश नारायण दीघा के छोर पर पहुंचते हैं। तो अभी देखिए मेरी घड़ी में 2:08 हो रहे हैं, और अब जो हमारे सहयोगी थे वो देखिए उनकी गाड़ी हमें दिख रही है, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साफ है पुराने रास्ते से एम्स और दीघा के बीच की दूरी तय करने में करीब 40 मिनट का वक्त लगता है। अगर जाम ज्यादा रहा तो ये समय 1 घंटे का भी हो जाता है।
जबकि वही समय एलिवेटेड रूट से घटकर मात्र 8 मिनट रह गया है। समय और दूरी की बचत को लेकर राहत का एहसास आप हमारे दोनों संवाददाताओं के चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं रवि से। रवि, 2:08 में आप पहुंचे हैं। 1:32 में हमने शुरू किया था और ये लगभग हम लोगों को 40 मिनट के लगभग यहाँ पे लगे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत इस पुल के जो एलिवेटेड रोड बना है इसके बनने से लोगों को मिली है और ये राहत निश्चित तौर पर लोगों को काफी सुकून देगा। अपने सहयोगी रवि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी ठाकुरबाड़ी प्रांगण में नवनिर्मित मंदिर, राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति और धर्मशाला का लोकार्पण किया। नीतीश कुमार राधे कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास के पीछे राधे कृष्णा मंदिर बनाया गया है। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री बख्तियारपुर स्थित बचपन के स्कूल गणेश हाई स्कूल भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चीज का बारीकी से जायजा लिया। स्कूल प्रांगण में पहुंचे तो सीएम नीतीश की पुरानी यादें ताजा हो गईं। जायजा लेने के बाद सीएम ने पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को निर्देश दिया कि हाई स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया जाए। 2 तस्वीरें आपके सामने। राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बचपन की यादों को एक बार फिर से अपने उसी स्कूल प्रांगण में पहुंचकर ताजा करते हुए नीतीश कुमार की तस्वीरें आपके सामने। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से अपने पैतृक आवास पहुंचने के पहले बख्तियारपुर के उस जगह पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर राधे कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे सीएम। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो उस जगह की जहां से वहां उन्होंने शिक्षा हासिल की, अपने स्कूल पहुंचे और मुआयना किया। और बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां पर सन की पति ने 6 लोगों पर हमला कर दिया है, जिसमें 2 बेटी, 3 बेटे और पत्नी पर पति ने हमला किया है। एक बेटी और 3 बेटों की मौत हो चुकी है। एक बेटी और 3 बेटों की मौत की खबर इस वक्त सामने। पत्नी और एक बेटी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव का यह मामला। सन की पति ने इस घटना को अंजाम दिया और जो जानकारी है, पुलिस ने इस सन की पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो सिवान से यह बड़ी खबर, जहां पर सन की पति की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना में 6 लोगों के ऊपर हमला किया गया है। 2 बेटी और 3 बेटे और पत्नी पर हमला किया गया। सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है इस घटना के पीछे? क्या मानसिक तौर पर यह शख्स बीमार है? जी देखिए, विवाह पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव की है, जहां पर एक सन की पति ने अपने एक पुत्र और 3 पुत्री को मौत का घाट उतार दिया है। पूरी 3 लोगों की मौत का घाट उतार दिया है। वहीं अभी 2 लोग, यानी ये 2 पुत्री और 3 पुत्र उसके जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, जो कि सिवान सदर अस्पताल में इलाज के बाद पटना पीएम से रेफर कर दिया गया। फिलहाल 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 लोग पटना रेफर है। जी, इसके पीछे की वजह का खुलासा हुआ है? जी, बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर आपस में मध्य रात्रि कहा सुनी, उसके बाद सन की जो पति है उन्हें तेज धार हथियार से एक करके हमला करना शुरू कर दिया। चूंकि सब लोग घर में सोए हुए थे, बच्चा और जो जितने इसके पुत्र और पुत्रियां सभी लोग सोए हुए थे, पत्नी भी सोई हुई थी और किसी बात को लेकर कहा सुनी। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सन की है, उसके बाद तेज धारदार हथियार से अपने सोए हुए पुत्र और पुत्री पर हमला कर दिया, जिससे 3 बच्चे की मौत हो गई। वहीं इसकी पत्नी और एक पुत्र जीवन और मौत से पटना के पीएमसीएच में जूझ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां पर एक सन की पति ने मामूली विवाद में 6 लोगों के ऊपर हमला किया है और इस बड़ी घटना में 2 बेटी, 3 बेटे और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक बेटी और 3 बेटों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।
प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार का फोकस उन लोगों पर है जो काफी पिछड़े हुए हैं, इसलिए विकास के साथ अति पिछड़ों का ख्याल रखा जाएगा, साथ ही सामाजिक संतुलन पर भी फोकस होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार में इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार इसका गठन इस तरह से हो इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े और उसमें एक बात का जरूर ख्याल रखा जाएगा कि जो तबका हाशिए पर था यानी कमजोर तबका, पिछड़े वर्ग के लोगों का और से सामाजिक संतुलन का उसमें भी ख्याल किया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके सरकार बनाई जाएगी। गठन की प्रक्रिया इसी आधार पर हो। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।